Good morning. So I've called you today because your trainer was discussing with me that you got really scared during the speaking mock test. So मैं ये एक comfortable session रखना चाहती हूँ आपके साथ. मुझे comfortably बताइए कि what are the problems that you are facing during the speaking module. क्या हो जाता है, क्यों घबरा जाते हो, क्यों डर जाते हो, क्यों अपने आप को express नहीं कर पाते हो? जैसे पहले कभी बोली नहीं है इंग्लिश, तो जब फर्स्ट टाइम जब भी स्पीकिंग होती है मैम लेते हैं तो पहले तो आइडियाज़ ही नहीं आते दिमाग में. ओके. एंड सेंटेंस ही नहीं बन पाता पूरा, बीच में अटक अटक कर ऐसे बोलते हैं तो फिर कई बार ज़्यादा टाइम लग जाता है, पॉजेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. Okay. और यही मैम बोलते हैं कि लैक ऑफ आइडियाज़, कि आते ही नहीं है दिमाग में, अगर आते भी है तो ट्रांसलेट ही नहीं हो पाता वो इंग्लिश. आइडियाज़ नहीं आते आपके माइंड. ये भी पढ़ा है कि पहले हमने कभी इंग्लिश में बोला नहीं है ना. Okay. तो जब अब हम ट्राई करते हैं तो फिर ऐसे लगता है कि माइंड में जो हम बोल रहे हैं वो रियल में अगर करेंगे तो अटक जाएंगे कहीं ना कहीं पे, और टाइम टेकिंग होता है. मीन्स ट्रांसलेट कर लेते हैं. Okay. Means you are trying to translate the things from your mother language to English. Yes. उसमें आपको प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं. So let's move to क्यू कार्ड, है ना, पार्ट 2 ऑफ IELTS स्पीकिंग मॉड्यूल. तो क्यू कार्ड में क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्यू कार्ड में भी आपकी फीडबैक ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो क्यू कार्ड में क्या प्रॉब्लम है? उसमें ये है कि 2 मिनट्स के लिए नॉन स्टॉप ही बोलना होता है और 2 मिनट्स कवर ही नहीं हो पाते. ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक ही बोला जाता है, मैक्सिमम 1:30 तक ही बोला जाता है, उससे ज़्यादा नहीं. ओके. कवर नहीं, टाइम नहीं कवर कर पाते 2 मिनट्स का. ओके. यस. एक तो आइडियाज़ नहीं आते. अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें आइडियाज़ बन रहे हो तो फिर वो सारे के सारे आइडियाज़ हम एक साथ ही बोल देते हैं तो वो जल्दी कवर हो जाता है और फिर टाइम बचता है. मीन्स 1 मिनट में ही आप फिनिश कर देते हो क्यू कार्ड, फिर आपके पास रिमेनिंग 1 मिनट में कुछ बोलने के लिए बोलते मैम बोलते कि स्टोरी क्रिएट करो, वो ही नहीं क्रिएट करने आती है कि कैसे. स्टोरी क्रिएट नहीं होती. और जब फॉलोअप्स में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? जैसे हमें बताया गया है ना कि पार्ट फर्स्ट और पार्ट थर्ड है जो हमारा फॉलोअप है वो डिफ़र करते हैं, उनकी लेंथ है बोलते टाइम. वो मीन्स पार्ट फर्स्ट की हमें कम रखनी होती है और पार्ट थर्ड की हमें ज़्यादा बोलना होता है उसमें, है ना. तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि लेंथ को कभी कभी मीन्स इंक्रीज़ करने के लिए हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देते हैं, तो फिर मीन्स प्रिसाइसली पता नहीं चलता कि कैसे उसे जल्दी ख़त्म करें. तो क्वेश्चन में हम कहीं ना कहीं मीन्स अटक जाते हैं कि the way you need to answer the follow-up question that you are confused about. फॉलोअप्स में ज़्यादातर क्वेश्चन रिजेंबल करते हैं एक दूसरे से. तो वही होता है कि जो पिछले का आंसर दिया है वही कई बार नेक्स्ट क्वेश्चन में रिपीट हो जाता है. तो फिर उसमें काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि मैम बोलते हैं कि नेक्स्ट वाले में न्यू आइडियाज़ लेकर आओ, लेकिन क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो ऐसा पता नहीं लगता कि न्यू क्या बोल रहे हैं इसमें. हाँ. और इसकी वजह से फिर जो हमने वो गैप पहले यूज़ की होती थी और कनेक्टर्स यूज़ किए होते थे वो भी सेम ही रिपीट हो जाते हैं, तो हमें ऐसे खुद को ऐसे लगता है कि हम वही बोल रहे हैं जो पहले बोल चुके हैं. ओके. मीन्स यू फील कि फॉलोअप में आपके पास कोई न्यू थॉट्स नहीं आते और फिर आप उसको एलाबोरेट नहीं कर पाते अपने आंसर को, और शॉर्ट आंसर की तरह ही जैसे पार्ट 1 में आंसर करते हैं शॉर्ट वे में, उसी तरह से आंसर कर देते हैं. इस वजह से आपका जो स्कोर है वो वेरी कर रहा है. राइट? एनीथिंग? Okay, so I've heard all your problems. Now let us discuss the solution to these problems. Okay, एक लैंग्वेज है जो आपकी मदर टंग नहीं है, जो आपने सीखी है, स्कूल में जाकर सीखी है, अपने आसपास से सुनकर सीखी है, टीवी पर कुछ देखा आपने वहाँ से सीखी है. सो यू स्टिल यू आर लर्निंग दैट लैंग्वेज और आप कंफ्यूज्ड हैं बिकॉज आप लोगों ने स्कूल में ज़्यादा इसको बोला नहीं है, तो इसलिए आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता. ये जो आप बार बार मुझे बता रहे हैं ना कि हमें बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, हमें लगता है हम गलत बोल रहे हैं, कुछ भी है, दैट इज़ लाइक फियर ऑफ जजमेंट. ओके. प्लस जैसे थॉट्स, यू आर ट्राइंग टू ट्रांसलेट योर थॉट्स फ्रॉम हिंदी पंजाबी टू इंग्लिश. अब इस ट्रांसलेशन मैथड का क्या सोल्यूशन है? क्योंकि फिर आप जब मॉक टेस्ट में सोचने बैठ जाते हैं फिर टाइम ज़्यादा आपका लग जाता है. ऑब्वियसली इफ इट इज़ लाइक अ लैंग्वेज विच इज़ नॉट आवर मदर टंग, वी ऑल ट्रांसलेट इट इन द बिगिनिंग. ओके. उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? जब आप कह रहे हैं पहले आइडियाज़ नहीं आ रहे फिर वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा, आइडियाज़ नहीं आ रहे का सॉल्यूशन ये है लाइक ऑल दीज लैंग्वेज एस्पेक्ट्स, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड. ऐसा नहीं है कि हम अगर स्पीकिंग की प्रैक्टिस के लिए जाएंगे
तो बाकी के एस्पेक्ट्स छूट जाएंगे। आपको अगर बोलना सीखना है, थॉट्स लेके आने हैं अपने माइंड में, यू नीड टू रीड। ओके, रीड अ लॉट ऑफ लाइक books related to the interests you have, newspaper reading, obviously newspaper easily available है। जब तक आप वहाँ से चीज़ों को रीड नहीं करेंगे, आप क्यू कार्ड में तो आपसे एक नॉर्मल स्टोरी पूछी जाती है, लेकिन फॉलो अप्स आर लाइक मोर थॉट प्रोवोकिंग। वाई इज टेक्नोलॉजी लाइक ट्राइंग टू हिंडर द वेज इन सम फॉर सम ऑफ द पीपल, या फिर वाई इज टेक्नोलॉजी पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो एक थॉट जहाँ पे आपका मीन्स ट्रिगर करने की कोशिश की जा रही है, इस तरह का क्वेश्चन है, उसके लिए इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू हैव रेड समथिंग अबाउट दैट टॉपिक। ओके, आप बुक्स पढ़िए रिलेटेड टू ट्रैवल, रिलेटेड टू, आजकल तो आप लोग ब्लॉग्स रीड कर सकते हैं। ओके, देयर आर मेनी ब्लॉग्स अवेलेबल ऑन गूगल जहाँ से आप पढ़ सकते हैं और इंफॉर्मेशन पा सकते हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो वहाँ से आपके जो आइडिया जनरेशन है वो बिल्डअप होगी। ओके, सेकेंडली जो चीज़ आपने बताई थी, देन ऑब्वियसली ट्रांसलेटिंग दैट, दिस विल हैपन इन द बिगिनिंग। ओके, जब आप सीख रहे हैं लैंग्वेज, ऑब्वियसली आप उन थॉट्स को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट परफेक्शन ओवर दैट। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए, कन्वर्ट कीजिए ट्रांसलेट उन थॉट्स को, लेकिन ग्रेजुअली लाइक ट्राई टू स्पीड अप, राइट? Okay, so the doubt about whether we can add our personal story into the follow-up answer. Of course, follow-up जैसे आपकी लेंथ वेरी करती है, या कई बार आपकी लेंथ उतनी ही रहती है जितना आपने पार्ट 1 में बोला था, तो obviously we have to speak more during the follow-up, and follow-up requires elaboration. आपको डिटेल में वही आंसर देना है। Follow-up in speaking is more like task 2 of writing. जैसे टास्क 2 में आप पूरा इलाबोरेट करते हैं ना, टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छी वोकैबुलरी के साथ। लाइकवाइज इट इज़ रिक्वायर्ड इन योर फॉलो अप आंसर ऑफ स्पीकिंग। इसमें आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है एग्जामिनर को उस टॉपिक को एज इफ यू आर एन एक्सपर्ट ऑफ दैट। ओके, ये इम्पोर्टेंट है कि हमें इडियम्स यूज़ करने ही करने हैं स्पीकिंग में। ना द क्वेश्चन आपकी ज़रूरी है या नहीं है, या कोई कंपल्सरी है, कंपल्शन कितनी है इडियम्स यूज़ करने की। सी व्हेन यू लुक एट द IDP's पब्लिक वर्जन ऑफ एग्जामिनर्स पैरामीटर्स फॉर स्पीकिंग मॉड्यूल, उसमें साफ लिखा हुआ है द शिफ्ट फ्रॉम बैंड 6 टू बैंड 7, उसमें आ जाता है कि यूज़ ऑफ इडियोमैटिक एक्सप्रेशन। ओके, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन कैन बी एन इडियम, ओके, it can be a simile समझते हैं, when we compare the two things, as happy as a child, as brave as a lion, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और प्लस idioms, yes, in a very natural way। एग्जामिनर को ये नहीं लगना चाहिए कि आपने आर्टिफिशियली इस idiom को यहाँ पे ऐड करने की कोशिश की है, आपने कुछ लिस्ट ऑफ idioms लर्न कर लिए और उसके बाद आपने ज़बरदस्ती इसको ऐड कर दिया, वो नहीं लगना चाहिए। आप एक हैप्पी सिचुएशन बता रहे हो कि आपकी बर्थडे पार्टी बहुत अच्छी थी, आपको इतने सारे गिफ्ट्स मिले, देन यू कैन से आई वाज ऑन क्लाउड 9। ऑन प्रेजेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं, माय फ्रेंड ही रन्स एज फास्ट एज मिल्खा सिंह। इवन मेटाफर यूज़ कर सकते हैं, माय फ्रेंड इज़ द मिल्खा सिंह ऑफ आवर क्लास, या माय फ्रेंड इज़ द माय कज़न इज़ द मिल्खा सिंह ऑफ आवर फैमिली। तो आप मेटाफर यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली बोल सकते हैं, या फिर आप कंपैरिजन कर सकते हैं, he is as innocent as a baby। तो ये भी इडियोमैटिक एक्सप्रेशन में ही काउंट होगा।